Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. This is Abhishek Sharma in front of you, Faculty of Physics, ready with the next lecture of our 12th lecture series. This is the 11th lecture of chapter 1st, Electric Charges and Field. आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल. इसकी वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ये एप्लीकेशंस हैं इसकी, ये आती रहती हैं और साथ में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है डायपोल. इलेक्ट्रिक तो आप पता ही इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है. डायपोल का मतलब डाई और पोल. डाई मीन्स टू, पोल दो, जिसके दो पोल हों. दो पोल का मतलब पोल क्या है यहाँ पर. मैग्नेट में जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेट तो हमेशा ही दो पोल होते हैं उसमें, नॉर्थ और साउथ पोल. लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो इसके दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज. तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, डेफिनेशन देखिए, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. दो एक पेयर दो चार्जेस का इक्वल और अपोजिट. इक्वल और अपोजिट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन में अपोजिट है. अगर ऐसे दो चार्जेस को एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिया जाए, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. फॉर एग्जांपल H2O. H2O आप पढ़ते हैं क्या होता है, इट्स आयनिक कंपाउंड H प्लस OH माइनस. तो इसमें एक H प्लस आयन है, एक OH माइनस है. H प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज और OH माइनस नेगेटिव चार्ज. सेम चार्ज है दोनों पर, एक पर +1 है, एक पर -1 है. अगर ये दोनों एक साथ ही होते हैं H2O में, आप इन्हें अलग अलग तो देख नहीं सकते, तो दैट इज द डायपोल. इसी तरह से HCl, NaCl जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. यहाँ भी हमने एक डायपोल बनाया हुआ है, -q चार्ज और +q चार्ज दोनों सेम चार्जेस हैं. उनके बीच की डिस्टेंस हमने ली हुई है 2L. 2L लेने का रीजन ये है कि कैलकुलेशन में, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो मेजर करते हैं इसके सेंटर से करते हैं, तो L आ जाता है. कुछ बुक्स में 2A यूज करते हैं. और ये P क्या है, P इज डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट को पढ़ लेते हैं. डायपोल मोमेंट है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल. डायपोल कितना अधिक स्ट्रेंथ रखता है, मतलब कितना ज्यादा वो इम्पैक्ट कर सकता है, इफेक्टिव है, वो डिनोट करता है उसका डायपोल स्ट्रेंथ या डायपोल मोमेंट. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज Q एंड द डायपोल लेंथ. उनके बीच की डिस्टेंस का और एक चार्ज की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायपोल मोमेंट आता है. P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि 2L क्या है, इसमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, माइनस से प्लस की तरफ. तो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है. और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है. यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम मीटर. चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर. तो कूलाम मीटर इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट. इसकी वजह से, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है. जनरली किसी एक पॉइंट पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहे किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, तो आप मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो एक्सियल लाइन के लिए आते हैं या इक्वेटोरियल लाइन के लिए आते हैं. एक्सियल लाइन क्या होता है, ये जो डायपोल है जैसे वही है, उसी को मैंने यहाँ बनाया हुआ है. अगर इसी के अलॉन्ग एक लाइन में आगे बढ़ा दूं तो दिस विल बी कॉल्ड एक्सियल लाइन. इस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये एक एप्लीकेशन होगा. और इक्वेटोरियल लाइन होता है उसके सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन. इस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वेटोरियल पॉइंट. ठीक है. तो अब इस आगे हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन. सो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पर. तो हमने यहाँ पर एक डायपोल बना लिया. लैंग्वेज भी आप इस तरह से लिखेंगे, लेट AB इज अ डायपोल ऑफ -q एंड +q चार्ज. इट्स डायपोल लेंथ इज 2L. इसकी लेंथ हमने मान ली कितनी है, 2L है, यानी -q और +q चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L है. इसकी वजह से हमें एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो हमने एक्सियल पॉइंट पर एक, इससे जो R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया. डायपोल से जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो उसके सेंटर से की जाती है. तो O से हमने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. एक और बात मैं आपको बताऊं, इसे कभी कभी इस तरह से भी बोल देते हैं एंड ऑन पोजीशन. डायपोल के एंड की तरफ ये पॉइंट है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एक्सियल लाइन करके ना आके इस तरह से आ सकता है, एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए. ठीक है. तो हमने यहाँ पर, अब ये पॉइंट P पर देखिए, यहाँ पर दो चार्जेस हैं. आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ के आए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो +q की वजह से भी यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक -q की वजह से होगा, और उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो
पहले देखते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो वो बी पॉइंट पर है तो हमने उसके लिए ईबी वेक्टर शो किया हुआ है। ईबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, यानी क्यू अपॉन बीपी कितना है, बीपी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ये डिस्टेंस एल है और ये आर है, तो ओपी माइनस ओबी यानी ये डिस्टेंस कितनी बचती है आर माइनस एल, तो यहाँ आ गया आर माइनस एल स्क्वायर। और क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है तो ईबी का वेक्टर हमने बाहर की तरफ शो किया हुआ है, अवे फ्रॉम द डायपोल। ठीक है, इसी तरह से फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, तो ये होगा ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द डायपोल, क्योंकि माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ होता है, तो ये जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस की तरफ होगा, यानी पी से ए की तरफ टुवर्ड्स द डायपोल। अब बात करते हैं ईबी बड़ा होगा कि ई ए बड़ा होगा। देखिए दोनों में अगर आप कंपेयर करें 1/4πε0 दोनों में आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, डिफरेंस किसका है, यहाँ आर माइनस एल स्क्वायर है और यहाँ आर प्लस एल स्क्वायर है। दो फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि उसको कम नंबर से डिवाइड करें तो बड़ा एक क्वेश्चन आएगा, तो जिसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो डिनोमिनेटर किसका छोटा होगा यहाँ पर, आर माइनस एल छोटा होगा कि आर प्लस एल छोटा होगा, ऑब्वियसली ये छोटा होगा, तो इसलिए ईबी बड़ा होगा ई ए से। ये तो मैथमेटिकली हुआ, फिजिकली भी आप इसे समझ सकते हैं। बी पर जो चार्ज है यानी प्लस क्यू जो चार्ज है वो पॉइंट पी के ज्यादा पास है कि जो ए पर चार्ज है वो ज्यादा पास है, प्लस क्यू चार्ज ज्यादा पास है, तो जो ज्यादा पास है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा तो उसका फील्ड ज्यादा होगा, जो दूर है उसका इफेक्ट कम होगा, उसका फील्ड कम होगा। इसलिए ईबी वेक्टर आप ध्यान से देखेंगे तो ईबी वेक्टर बड़ा बनाया हुआ मैंने और ई ए छोटा बनाया है, तो जो यहाँ पर है ई ए एंड ई बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। तो अगर नेट फील्ड निकालना है तो नेट फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन तो हमको पता चली गई, रिजल्टेंट डायरेक्शन जो आएगी वो अवे ही आएगी क्योंकि ई बी बड़ा है तो ई बी ही डोमिनेट करेगा। मैग्नीट्यूड आ जाएगा ई बी माइनस ई ए 1/4π, दोनों की वैल्यू रखी, इनमें क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन है, 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। दो फ्रैक्शन है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इजीली कर सकते हैं, बायो वाले भी समझ सकते हैं, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, इतना मैथ्स तो आप सभी करके आते हैं। तो इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉमन तो कुछ है नहीं, इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, आर माइनस एल स्क्वायर और आर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा प्लस पार्ट, तो वो प्लस पार्ट आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस बचेगा, वो आ जाएगा माइनस है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी के स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ऐसे ही आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने से दोनों स्क्वायर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा 2rl और 2rl, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा ये 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये यहाँ पर इसे देखें तो इन दोनों की जगह आप एक होल स्क्वायर लगा सकते हैं, जब हम होल स्क्वायर लगा देंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इसे मैंने थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया, 1/4πε0 क्यू 2 अलग लिख दिया और बचा 2 और क्यू इंटू 2l लिख दिया और r था उसे अलग लिख दिया। ऐसा क्यों किया, q इंटू 2l क्या होता है, अभी हमने पढ़ा डायपोल मोमेंट, और r जो है वो l से बड़ा है क्योंकि आपने 2l बहुत छोटी डिस्टेंस ली थी, जो डायपोल लेंथ थी वो बहुत छोटी थी, उसका भी आपने हाफ कर दिया तो और छोटी हो गई डिस्टेंस, तो r जो है जो भी आप पॉइंट लेंगे वो l से तो बड़ा ही होगा। अब r अगर l से बड़ा है तो r स्क्वायर क्या होगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से, क्योंकि l स्क्वायर जब छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे आप 0.5 का स्क्वायर करिए कितना आता है 0.25, 0.5 बड़ा था कि 0.25, ऑब्वियसली 0.5 बड़ा था, यानी 0 से 1 के बीच के नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, तो एल स्क्वायर जब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एल स्क्वायर को अगर हटा दें तो बचता है आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर यानी आर पावर 4, और ये क्यू इंटू 2l की जगह हमने लिख दिया p, तो 2p r अपॉन आर पावर 4, एक पावर कम हो जाएगी 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन हो गई इसकी अवे फ्रॉम द डायपोल और इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ, तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होगी,
इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन, ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट। अब फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। सो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो हमने यहाँ पर एक डायपोल माना है ए बी, उसी तरीके से -q + q चार्ज का, जिसकी लेंथ मानी हमने 12। इसके सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P इमेजिन किया है। इस P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसी जैसे पहले था एक्सियल लाइन पर कि दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों चार्जेस की वजह से। तो +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी along the line BP के along होगा अवे, और -q की वजह से जो होगा वो होगा P से A की तरफ, क्योंकि माइनस की तरफ होता है और प्लस से दूर होता है। अगर ये एंगल थीटा बना रहे हैं तो सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि ये पॉइंट, तो ये दोनों एंगल थीटा बनेंगे, और ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा होगा और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये थीटा होगा। ठीक है, तो इनके मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज + q EB 1/4πε0 q/BP², सेम वही है। यहाँ पर देखना BP कितना है। BP आप पाइथागोरन थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज r, दिस इज l, तो √r² + l², और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिख दिया q/r² + l²। डायरेक्शन बता दी अलॉन्ग BP। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज -q, सेम उसी तरीके से। AP कितना है, ये भी r² + l² ही आ जाएगा। अब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, रिजल्टेंट फाइंड करना है। पैरेललोग्राम लॉ का यूज किया, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, जो आपने वेक्टर एडिशन में 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसे मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है। EB को अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट में और हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करेंगे तो थीटा के जो थीटा वाली साइड होती है उस साइड आता है कॉस, और थीटा से दूसरी परपेंडिकुलर साइड में आता है साइन। ये याद रखते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो EB का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा EB cos थीटा, और वर्टिकल में होगा EB sin थीटा। इसी तरह से EA का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा EA cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा EA sin थीटा। आप ये देख सकते हैं कि जो कॉस कंपोनेंट्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे रिजल्टेंट के लिए। और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। EA cos थीटा और EB cos थीटा, EA sin थीटा और EB sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है। साथ ही EA और EB का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, तो वो हमने मान लिया E। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो जो नेट फील्ड बचेगा वो किसकी वजह से बचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से। तो नेट फील्ड एट P विल बी EA cos थीटा + EB cos थीटा। दोनों की जगह E लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा। 2 × E की वैल्यू रख देते हैं, दोनों ही E की वैल्यू 1/4πε0 q/r² + l²। cos थीटा फाइंड करिए, यहां से cos थीटा होगा AO/AP बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा l/√r² + l²। इस 2 को मैंने l के साथ लिख दिया q × 2l, और ये r² + l², ये है स्क्वायर रूट मतलब हाफ पावर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2। q × 2l की जगह जैसे अभी एक्सियल लाइन में लिखा था डायपोल मोमेंट P, और l² r² से बहुत छोटा होगा तो इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। q × 2l की जगह तो लिख दिया P, और इसकी जगह जब आप इसे नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे तो बचेगा r², उसकी पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा r⁻³। तो ये आ गया E = 1/4πε0 P/r³। इसकी जो डायरेक्शन होगी आप देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में यानी पैरेलल टू, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है -to+, तो इसे हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। एक और बात आप यहां पर देख सकते हैं, ये आया है E इक्वेटोरियल। E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, अगर आप देखें जो एक्सियल पॉइंट था उसमें क्या था, उसमें यहाँ पर 2 था, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को बराबर रखने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/2E एक्सियल। तो इक्वेटोरियल लाइन पर सेम डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल लाइन पर सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होता है, या एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे कहीं से ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी कहते हैं, क्योंकि ये डायपोल की ब्रॉड साइड की तरफ एक पॉइंट है।
ठीक है, जैसे वहाँ एंड ऑन साइड कहते हैं एक्सियल लाइन को। तो ये था डायपोल, और डायपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लासेस। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप नई वीडियोस को तुरंत पा सकें। थैंक यू वेरी मच।